viewers, this is Syed Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। पर इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप कोई भी चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी समझें, देन फिर डेरिवेशन समझें, फिर आप उसके न्यूमेरिकल समझें, देन फिर आपको चैप्टर कम्प्लीटली अच्छे से समझ आएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स अगर समझने आ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े और अभी ही मैं आपको डेरिवेशन से रिलेटेड लिटिल बिट कुछ बता दूँगा जब न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो दो यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, एक है डिग्री सेंटीग्रेड और एक है केल्विन। आपको अगर न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड की यूनिट दे दी और कहा है कि इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं हम देखें। जैसे हमारे पास यहाँ 4 कंडीशंस मौजूद हैं। यहाँ दिया हुआ कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट, मतलब इस यूनिट को डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करके केल्विन में लाना है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस कर देंगे हम क्या 273 केल्विन। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने प्लस कर दिया है 273 केल्विन को तो ये हमारा हो जाएगा 373 केल्विन। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर हमारा किस में था डिग्री सेंटीग्रेड में, हम उसे किस में ले आए केल्विन में ले आए उस टेम्परेचर को। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। अब मैं थर्ड वाला बताता हूँ आपको। तो सिंपली मैंने आपको कहा कि केल्विन कैसे निकालते हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस कर देते हैं हम 273 केल्विन्स, ऐसे ही करते हैं। बट अगर कोई वैल्यू हमें केल्विन में दे दीजिए और कहा जाए कि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है तो जो यहाँ किया था उसका उल्टा काम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, केल्विन वाली वैल्यू से माइनस करा देंगे 273 केल्विन को और फिर हमारी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 780 केल्विन और कहा है डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है। तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है हमारा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन 780 है, हमने यहाँ लिख दिया 780 केल्विन प्लस 273 केल्विन है इक्वल्स टू दूसरी साइड जाके माइनस 273 केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड। 780 में से माइनस कर देंगे हम 273 केल्विन, तो आंसर आ गया इसका 507 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये टेम्परेचर हो गया हमारा। तो बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आपको समझना आ रहा होगा। सेकंड वाला आप खुद कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाला हो गया आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तरीका क्या है हमारा, हम कहते हैं जो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है उसमें प्लस कर दें 273 केल्विन को। डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी वैल्यू क्या थी 150 जो थी हमने लिख दी, प्लस 273 केल्विन इसमें प्लस कर दें। तो सिंपली हम क्या करेंगे 150 प्लस 273 केल्विन, आंसर आ गया हमारा 423 केल्विन हमारा आंसर आ गया। और ये किसमें क्या है हमारा, ये टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। और ये आई थिंक सो आपने खुद भी कर लिया होगा, बट मैं भी बता देता हूँ आपको कैसे होगा हमारा फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। ऐसे ही 170 केल्विन की वैल्यू दी हुई है, हम लिखते हैं 170 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। इस 273 केल्विन को हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड भेज देंगे, 170 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड। अब 170 में से हम माइनस करा देंगे 273 केल्विन, तो हमारा आंसर कुछ बन रहा है -103। और ये क्या है हमारा टेम्परेचर, ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट्स ऑल, ये बात समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स आपको इसी की बेस पे आगे समझ में आने वाले हैं।
फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे फोकस रखना है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसी की बेस पे हमें फार्मूला भी समझ आ सकता है कि फार्मूला है क्या। तो क्वेश्चन देखते हैं। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। एक अमाउंट ऑफ गैस है जिसमें इंक्रीज किया गया है। किस चीज़ को इंक्रीज करा गया है, वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया है। फ्रॉम 90.5 टू 120 cm3, मतलब 90.5 इनिशियल था, उसे कितना कर दिया गया है, 120 कर दिया गया है। और इसको हाईलाइट कर लिएगा जो भी नंबरिंग फॉर्म आती है ना। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, जबकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ दोबारा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। इसमें कुछ चीज़ों पर फोकस करा है मैंने, क्या कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, और कह रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल सा आपको चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला इसमें जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब वाइल होल्डिंग, जब कांस्टेंट रखा रहे, किसको, प्रेशर को रखा रहे। तो गिवन डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम 1 90.5 cm3, वॉल्यूम 2 120 cm3, ठीक है। टेम्परेचर 1 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं क्या, कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होता है उसी को सॉल्यूशन में यूज़ कर लेते हैं, और यही हो जाती है गलती। तो आपने ये नहीं करनी, 33 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस करना है 273 केल्विन। इससे क्या होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। देन फिर इसको हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन के टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख रहे हैं टू फाइंड, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें करना था व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 2 मालूम करना है। तो हमने लिख दिया T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि चार्ल्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो उसमें फॉर्मूला डेरिवेशन में ड्राइव वाटर कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। देन फिर सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई हमने। तो एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो क्या, के फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं। जिस भी चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब अकेले रहने देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम देखें, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, इस तरह की फॉर्म थी। हमें क्या निकालना था, T2 को हमें निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, T2 यहाँ V2 से डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, T2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या मौजूद है, यहाँ T1 और V1 एक्स्ट्रा मौजूद है। तो T1 V1 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 T2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो T2 ऐसे ही रहा, V2 मल्टीप्लाई बाय T1 हो गया, और V1 डिवाइड में आ गया। इस तरह की फॉर्म आ गई। देन फिर क्या करना है, सिंपल हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ बन गया 405.74। कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। और टेम्परेचर की यूनिट यहाँ पर हम केल्विन लेंगे। क्यों केल्विन लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर 1 भी हमने किस में फॉर्म में रखा था, डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखना होता है, केल्विन में रखना होता है। अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके समझ लेना है, ठीक है। सो अ 78 ml सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड, ml में दिया हुआ है, तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। इज हीटेड, एक सैंपल ऑफ गैस है, उसको हीट किया गया है। कितना वॉल्यूम था उसका, 78 ml था। फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको बताया है कि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा चार्ल्स लॉ ने बताया था। जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो निकालना है। तो इजीली आप ये खुद से भी कर सकते हो, और खुद से ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता तो फिर देख लो कंटिन्यू करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, गिवन डेटा में हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ें हमें पता होती हैं वो लिखते हैं हम। तो हम लिख रहे हैं 78 ml क्या है हमारा, वॉल्यूम 1 है, 78 ml
उसके बाद फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, इसमें कह रहे हैं टू फाइंड आउट, क्या टू फाइंड आउट करना है हमें इसमें फाइंड आउट करना है फाइनल वॉल्यूम, मतलब V1 पता था, क्या निकालना है V2 निकालना है हमें इसमें, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला हमारा वही है जो हमने भी पढ़ा था, V1/T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। कोई मिस्टेक तो नहीं करी, कुछ ऐसा तो नहीं था जो करना था और हमने नहीं किया। सोचो, है एक चीज़ ऐसी, क्या है एक चीज़ ऐसी, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हम लिखेंगे 35 + 273 और आंसर आ गया हमारा 308, ठीक है। तो लिख लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड + 273 केल्विन इज इक्वल टू 308 केल्विन, ठीक है। इसी तरीके से + 273 केल्विन 80 में प्लस कर देते हैं, तो आंसर बनेगा हमारा 353 केल्विन। अब अगर हम यही वैल्यूज लेके सॉल्व करते तो आंसर गलत हो जाता, हमें हमेशा केल्विन में लेना है, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाने के बाद जो चीज़ हमें ड्राइव करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा। क्या है फॉर्मूला हमारा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इन सब में से कौन सी चीज़ हमें मालूम नहीं है। V1 78 ml पता है हमें, T1 308 केल्विन, T2 353 केल्विन। क्या चीज़ नहीं पता हमें, V2 नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, V2 को यहीं रहने देंगे, T2 यहाँ डिवाइड हो जाए वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा V1 × T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 के इक्वल, ठीक है। तो अब मैं इस V2 को पहले लिख देता हूँ, इस वैल्यू को बाद में लिख देता हूँ, सिंपल। V2 वैसे ही रहा, V1 की वैल्यू क्या है हमारी 78, पुट कर दी। T2 की वैल्यू क्या है हमारी 353 केल्विन है, ओके। और टेम्परेचर वन कितना है हमारा 308। अब सिंपली हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में वैल्यूज को रखना है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 78 × 353 डिवाइड बाय 308 और हमारा आंसर कुछ बन जाएगा 89.3 ml। ये हमारी बन गई आंसर। अच्छा, यहाँ मैंने ml की लगाया तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है। पहले हमने टेम्परेचर केल्विन लिया था तो हमारा टेम्परेचर टू किस में आया था, केल्विन में आया था। अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर ml में दिया हुआ था तो हमारा वॉल्यूम हमें ml में दिया हुआ था, तो हमारा वॉल्यूम 2 जो है वो किस में आएगा 89.3 ml में ही आएगा। और एक बात और बताऊंगा आपको, सॉल्यूशन के बाद लास्ट में रिजल्ट लिख लिया करें, रिजल्ट की हेडिंग बनाएं और लिखते हैं जो भी मालूम करना है। जैसे करना था द फाइनल वॉल्यूम ना, तो लिखते हैं द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल ऑफ गैस इज 89.3 ml। तो ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग के दो न्यूमेरिकल जो थे वो चार्ल्स लॉ से रिलेट कर रहे थे। ये बात आपको कैसे समझ आई, क्योंकि उसमें वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन आ रही थी, इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। इसी तरीके से हमने बॉयल्स लॉ पढ़ी थी। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, उसको अगर इस क्वेश्चन में हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो ये कि अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, एक गैस है जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है एक वॉल्यूम, कितना 40.0 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, mm, इस तरह की यूनिट्स वॉल्यूम की हो सकती हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो यहाँ तो इन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 180 लिख दिया, लेकिन अगर ये ना भी लिखें वैल्यूज और सिर्फ इतना आ जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो आप ये समझ जाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है।
स्टैंडर्ड प्रेशर, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेशर कितना है, 180 है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 180 है। तो इन्होंने क्या क्या दे दिया है यहाँ पर, इन्होंने वॉल्यूम दे दिया हमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये बता दिया एंड प्रेशर 180 है। प्रेशर 180 है में तो इन्होंने बता दिया व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस, अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा अप टू 380 एम, 3 गुना, अनचेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर को कह रहे हैं इन्होंने चेंज नहीं करा, ठीक है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, उसको चेंज नहीं करा। कह रहे हैं अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम जो है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम जो होगा हमारा वो क्या होगा, मतलब कि कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है, उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 40.0 dm3। कह रहे हैं कि अगर प्रेशर 180 m था तो इतना प्रेशर वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई किया होता है। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या वॉल्यूम जो है वो पहले की तरह रहेगा या कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये बताना है सिंपल, हम अपने रूल्स के मुताबिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं गिवन डेटा, जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं हम उन्हें कोशिश करते हैं कि लिख लें। क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम 40.dm3 मतलब V1, क्योंकि कह रहे हैं न्यू वॉल्यूम क्या होगा वो बताना है, तो V2 भी होगा, V1 इज इक्वल्स टू 40.0 dm3, ठीक है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर जो है इन्होंने कहा है कि अनचेंज है, तो इसीलिए हमारे माइंड में एक बात आ रही है कि टेम्परेचर अनचेंज हो और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, तो हम ये किस में पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं। और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए मैं टेम्परेचर को यहाँ नहीं लिख रहा ना केल्विन में कन्वर्ट कर रहा, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अनचेंज है, ठीक है, कांस्टेंट है। प्रेशर 180 है, हमारा मतलब P1 180 m मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज अप टू 380 m, प्रेशर P1 से P2 पे ले गए हैं, कितना ले गए हैं, P2 पे आप बता सकते हैं कि 380 m, तो V1 P1 और P2 हमें पता चल गया क्या है। अगर हम बात करें टू फाइंड द रिक्वायर्ड, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम ऐसे लिख सकते हैं टू फाइंड, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी होगा व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, मतलब कि V2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के निकालना है। अब हमारे माइंड में कैसे आएगा फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट कर दिया जाए और प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप पूछे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बॉयल्स लॉ हमें बता चुका है। और फॉर्मूला कुछ यूँ हुआ था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू आप आसानी से समझ जाओगे न्यूमेरिकल देखते ही, ठीक है। तो फोकस रखना ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P2 V2 या P1 V1 आपस में किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेंगे तो ये डिवाइड होंगे। हमें निकालना V2 में हम क्या करेंगे, P1 को और P1 को वैसे ही रहने दिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैसे ही रहने दिया, P2 को भी वैसे ही रहने दिया। निकालना है क्या है, V2 निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जो चीज़ निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसे एक जगह पे रहने देते हैं और दूसरी वाली चीज़ को दूसरे यहाँ भेज देते हैं। तो V2 तो हमें निकालना है, उसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, P2 वैसे ही रहा, P1 की वैल्यू क्या है हमारी 180 है, ओके, P1 की वैल्यू क्या है हमारी 40 है और P2 की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में रख के 1 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 13.3333। तो V2 इज इक्वल्स टू 13.333 है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि वॉल्यूम के साथ यूनिट क्या आएगा, तो यहाँ यूनिट क्या था, dm क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, डेसीमीटर क्यूब। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि
रिजल्ट लिख लिएगा। रिजल्ट लिखना मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से रिजल्ट को हम लिख सकते हैं। तो आप रिजल्ट लिख लें, रिजल्ट लिखिए, आप रिजल्ट में लिखिए द न्यू वॉल्यूम फॉर दिस सैंपल ऑफ गैस इज V2 13.3 dm³। दैट्स इट, हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हम जो अभी तक फॉलो करते आए हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, देन फिर हमें फॉर्मूला समझ आ जाता है कि हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो गिवन डेटा की हेडिंग बना लेते हैं। गिवन डेटा की हेडिंग क्यों बना रहे हैं हम? जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में पता होंगी हम उन सब वैल्यूज़ को, सब बातों को गिवन डेटा में लिख देते हैं। तो लिखा हुआ था 800 cm³ ऑफ अ गैस। 800 cm³ किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। तो सिंपल V1 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 800 cm³। ठीक है। और अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर। एक कंटेनर में 800 cm³ जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है गैस ने, अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 mm। इतना उस पर प्रेशर लग रहा है, तो हमने लिख दिया प्रेशर 1 इज इक्वल टू 750 mm। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है प्रेशर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, अगर वॉल्यूम को कम कर दिया जाए, वॉल्यूम को कम कितना कर दिया जाए, कह रहे हैं 250 cm। वॉल्यूम को इन्होंने कम करने की बात करी, तो व्हाट विल बी द प्रेशर? प्रेशर क्या ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा, ये हमें बताना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, गिवन डेटा के बाद आपने हेडिंग बनानी है टू फाइंड, मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें? व्हाट विल बी द प्रेशर, मतलब प्रेशर 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, विच इज फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आ रहे हैं, क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। इसमें से फाइंड आउट क्या करना है हमें? P2 को इस बार फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है। अब P2 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। V2 को यही रहने देंगे, हम लिखेंगे P1 P1 इज इक्वल टू V2 को यहाँ लिख देंगे, क्या हमारा, और P2 वैसे फॉर्मूला हो गया हमारा। हमने क्या करा है, सिंपल ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। जिसको फाइंड आउट करना होता है उसे रहने देते हैं, जिसे नहीं फाइंड आउट करना होता उसे दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो P2 को हमने क्या करा है, डिवाइड में भेज दिया। अब सिंपली P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है हमारी? 750। हमने लिख दी 750 प्रेशर था हमारा। वॉल्यूम 1 हमारा था 800, लिख दिया हमने, और वॉल्यूम 2 था हमारा 250। अब सिंपली क्या करना है हमें? कैलकुलेटर में इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 750 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 250। आंसर आ गया हमारा 2400। तो प्रेशर 2 मतलब P2 हो गया हमारा 2400। अब इसके साथ यूनिट क्या लगाएंगे आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर mm यूनिट थी प्रेशर की, तो यहाँ पर भी क्या होगी? mm। और रिजल्ट आपको लिखना मैं बता चुका हूँ। लास्ट वाली लाइन जो थी इसी को कंटिन्यू करना होता है। द न्यू प्रेशर विल बी 2400 mm फॉर दिस सैंपल ऑफ गैस। इस तरीके से आप रिजल्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल खुद से ट्राई कर लें, अगर नहीं आ रहा हो तो इसको कंटिन्यू करके वीडियो को देखिएगा। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल इज 8 atm। एक सैंपल है जिसका प्रेशर 8 atm है, हमने लिख लिया P1 इज इक्वल टू 8 atm एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर। वॉल्यूम मतलब V1 बता दिया 15 लीटर। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर प्रेशर को कम कर दिया जाएगा तो 6 atm, मतलब कि P2 हमारा बराबर हो गया 6 atm के। व्हाट इज द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब V2 क्या होगा? तो टू फाइंड में हमने लिखा V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको अच्छे से पता है कि इस तरह की सिचुएशन में हमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है, तो हमने लिखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सॉल्यूशन में गए, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी? V2 फाइंड आउट करनी थी, तो V2 को हमने यहीं रहने दिया। P2 V2 से मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमने इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करा। तो V2 मैंने वैसे ही लिख दिया, P1 8 था लिख दिया, V1 15 था वो भी लिख दिया, P2 6 था उसे लिख दिया। देन इनको कैलकुलेट करा तो लास्ट में वॉल्यूम 2 हमारा क्या आएगा? 20। और क्योंकि 15 लीटर दिया हुआ था, वॉल्यूम 1 जो था लीटर में था, इसीलिए इसको भी हमने लीटर में ही रहने दिया। तो दैट्स इट,
लास्ट की एक इम्पॉर्टेंट बात है, सुनकर जाइएगा ताकि आपके जो कन्फ्यूजन हो एमसीक्यू से रिलेटेड वो हल हो जाए और वो ट्रिक है बेसिकली। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड फटाफट समझ लेते हैं इसको। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन होने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था, अगर नहीं भी लिखा होता तो आप समझ जाते 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, -273 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 केल्विन, और वो टेम्परेचर देना नॉर्मल लेबोरेटरी में बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसके अलावा स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है हमारा, 1 atm। atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड प्रेशर लिखा हुआ है तब भी आप समझ जाइएगा कि 1 atm के बारे में ही बात हो रही है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट, बहुत से बच्चे डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहने देते हैं टेम्परेचर को और चार्ल्स लॉ वाला न्यूमेरिकल वो सॉल्व करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके गलत हो जाते हैं। हमेशा केल्विन में आपने यूज़ करनी है यूनिट, ठीक है, और यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है पहले, देन फिर यूज़ करना है। बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल आप कैसे पहचानेंगे, सिंपली प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज में कुछ चेंजिंग आ रही होगी, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, बट टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट बता दिया होगा, अनचेंज्ड बता दिया होगा, सेम बता दिया होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, सिंपल, ठीक है। तो आप उससे समझ जाएंगे बॉयल्स लॉ। इसका फॉर्मूला क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और जो भी वैल्यू आपने निकालनी है इसमें सब ड्राइव करके इजीली निकाल सकते हैं, और जो रिस्पेक्टिव यूनिट जिस वैल्यू की दी हुई होती है आप वही यूज़ करते हैं। उसके अलावा चार्ल्स लॉ में क्या करना है आपने, कैसे पहचानना है, प्रेशर अनचेंज होगा, ठीक है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम कह देंगे, अनचेंज कह देंगे, और किन बातों में चेंजिंग आ रही होगी, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों में चेंजिंग आ रही होगी। उसके अलावा इसका फॉर्मूला होता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इनिशियली फाइनली, ठीक है। तो P1 अगर दिया हुआ है तो P2 निकालना है, तो P2 क्या है हमारा, फाइनल होगा, ठीक है। तो दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बातें थी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दैट्स गुड, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।